चलिए, नाउ वी विल डिस्कस द सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस एंड टाइम. सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड कंजर्वेशन लॉज. कंजर्वेशन लॉज हम वैसे स्टडी कर चुके हैं, बट दीज कंजर्वेशन लॉज आर ड्यू टू दीज सिमेट्री प्रॉपर्टीज. ठीक है, सिमेट्री प्रॉपर्टीज ना होती तो कंजर्वेशन लॉज ना होते. देखिए, हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टडी किए, तो फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो कॉन्टिन्यूसली रेस्ट पर रहती है जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं. ठीक है, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ से हमें स्पेस के बारे में क्या पता चलता है. वो फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का, दैट इज इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, और हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं. ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हमने ये पढ़ा कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो इट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस बॉडी. है ना. अब इसका मतलब ये है कि जो फ्री स्पेस है वो अपने आप इस बॉडी पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करती. ठीक है, तो द फर्स्ट लॉ इंडिकेट्स दैट द फ्री स्पेस मतलब कि जहां पर ये बॉडी पड़ी हुई है, वैक्यूम है सिंपली वहां पे, इन इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट एनी फोर्स विथ टाइम. खुद से कोई फोर्स नहीं लगाती वो. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो हमें स्पेस के बारे में पता चल रहा है, तभी तो ये लॉ आया ना. थोड़ा अलग सेंस से देखेंगे इसको. ठीक है, थोड़ी ज्यादा डीप फिजिक्स में अभी हम जा रहे हैं. ठीक है, टू मूव द बॉडी. तो मतलब स्पेस की एक प्रॉपर्टी पता चली कि जो स्पेस है वो खुद से कोई फोर्स नहीं लगाती. ठीक है, तो हेंस फ्री स्पेस रिमेन्स विदाउट फोर्स फॉर ऑल द टाइम्स. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री स्पेस हैं दे डू नॉट चेंज विथ टाइम. सो वी कैन राइट द फ्री स्पेस remains without any force with time. And you can say the properties of free space do not change with time. And it is true for every point in the space. So यहां से कंक्लूजन आएगा, मैं वो नीचे लिख रहा हूं. Therefore properties of every point in free space are invariant with time. ठीक है जी, तो टाइम के साथ प्रॉपर्टीज फ्री स्पेस की वेरी नहीं करती. अब एक इनर्शिया ऑफ मोशन भी है जो सेकंड पार्ट है, वहां से देखते हैं क्या पता चलता है स्पेस के बारे में. इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ये कार है, इट इज मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, देयर इज नो अदर फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो आप उसको रोकेंगे तभी वो रुकेगी. जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे इट कंटिन्यू टू मूव इन दैट डायरेक्शन. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ. अब यहाँ से हमें ये पता चलता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि v वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ से ये पता चला. दिस इज एक्चुअली द सेकंड पार्ट. इनर्शिया ऑफ मोशन यही हुआ ना कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहेंगे. अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dr/dt इज कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट. ठीक है, लेट अस टेक दिस dt टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअली स्पेस की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो बहुत छोटे इंटरवल के लिए
लेट अस टेक dt अप्रोचेस टू 0। अगर ये बहुत स्मॉल इंटरवल है तो उस केस में dt 0e मतलब काफ़ी स्मॉल इंटरवल है, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, तो अब अगर ये चीज़ कांस्टेंट है, ये वाला फैक्टर dr/dt, तो इसका मतलब हुआ कि दिस चेंज इन पोजीशन एंड द चेंज इन टाइम, ठीक है, दे हैव द सेम मीनिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लाइन। तो इन दो पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि जो फ्री स्पेस है उसकी सेम प्रॉपर्टीज हैं एट एवरी पॉइंट अलोंग द लाइन एंड एट ऑल द टाइम्स ऑल्सो। तो लेट मी राइट द कंक्लूजन फ्रॉम हेयर अबाउट द स्पेस, कि स्पेस के बारे में क्या पता चलता है। वी आर स्टडिंग द सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस, है ना। तो वहां से देखिए, इस लॉ से हमें ये पता चलता है, अगर ये लॉ करेक्ट है एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो उस केस में फिर हमें फ्री स्पेस के बारे में पता चलता है। कंक्लूजन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज मतलब ये जो डी टी टाइम इंटरवल है, इसको मैंने मान लो यहाँ पर देखा डी आर, और उस टाइम पर मैं देख रहा था कि डी टी इंटरवल कैसा है, कितना है, और आफ्टर सम टाइम इफ आई एम टेकिंग सेम डी आर तो डी टी भी सेम होगा। अगर ऊपर वाला फैक्टर मैं सेम लूंगा, वो तो हमने पहले लॉ से प्रूव कर दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस आर सेम एवरीवेयर फर्स्ट पार्ट से। तो सेकंड पार्ट से हम एक्चुअली टाइम पे जा रहे हैं और डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं, होमोजेनिटी की बात कर रहे हैं। तो dt अगर टाइम इंटरवल एक जगह पे आपने ले लिया तो वो सेम टाइम इंटरवल आपको हर जगह पे मिलेगा। इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है कि स्पेस खुद से कुछ भी वहां पर इंट्रोड्यूस नहीं कर रही, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन लॉज में से प्रूफ ऑफ द कंजर्वेशन लॉज अभी हमने करनी है। तो लेट अस डू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द लीनियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्पेस। तो वी आर गोइंग टू प्रूव कंजर्वेशन of linear momentum from linear मतलब स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म है ना स्पेस, तो लीनियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पेस, उसको यूज करके हम प्रूफ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। ये चीज हमें करनी है। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्चुअली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आता है। F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ये हमारे पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, दे आर एक्टिंग सम फोर्सेस ऑन ईच अदर, दिस इज 1, दिस इज 2, देन F12 इज इन दिस डायरेक्शन, F21 इज इन दिस डायरेक्शन, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो उस वजह से, इन फोर्सेस की वजह से बॉडीज का मोमेंटम चेंज होता है। तो वी कैन राइट लाइक दिस, dp1 by dt is equal to minus of rate of change of linear momentum of second body। ये न्यूटन सेकेंड लॉ हम यूज कर लेते हैं और यहाँ से फिर हम ये फैक्टर जब इधर ले आते हैं तो d by dt हमारे पास बन जाता है p1 प्लस p2, माइनस साइन प्लस हो जाता है इधर आके, इक्वल टू 0। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0। तो यहाँ से हमारे पास आता है कि भाई लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, कंजर्व। तो ये तो हमने ऑलरेडी +1 क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि थर्ड लॉ से ही हम न्यूटन लॉ को डिड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर हम थर्ड लॉ को प्रूव कर दें विद द हेल्प ऑफ लीनियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पेस, तो मतलब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी प्रूव कर लिया। ये है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, एक हम कंसिडर करेंगे कि दो पार्टिकल्स हैं, उनका मोशन कंसिडर कर लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो लेट अस कंसिडर वी हैव टू frames of reference, this is S frame, Y, Z, X, ये डैश वाले ले लेते हैं, S प्राइम है ये, एंड अनदर फ्रेम, दोनों स्टेशनरी हैं, दिस इज Y, Z फ्रेम और इसका X एक्सिस इस तरफ ही है। दो पार्टिकल कंसिडर करेंगे, उन दोनों पार्टिकल्स की लोकेशंस ऐसे हैं, दे आर लाइंग अलोंग X एक्सिस लाइक दिस, P1, P2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट यहाँ से है X1 फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दिस फ्रेम, और सेकंड पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है x2। ये सिंप्लिसिटी के लिए हमने इनको x एक्सिस पे रखा, वैसे हम 3D में कहीं पर भी लिख सकते हैं, तो फिर r1 r2 वेक्टर की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए x एक्सिस के अलोंग रखा। अब सेम पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये भी हैं विद रिस्पेक्ट टू o डैश, सॉरी, तो विद रिस्पेक्ट टू o डैश जो सेम पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये भी बन सकते हैं, दिस इज
x1 डैश और यहां से लेके यहां तक x2 डैश। ठीक है, ये है। एंड लेट अस सपोज द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल, अगर आप लिखना चाहते हो तो वी कैन राइट द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल, that force is actually Fx is equal to minus partial u by partial x। ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमारे पास रिजल्ट होता है जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, तो वी कैन ऑलवेज ड्राइव द फोर्स बाय डिफरेंशिएटिंग द पोटेंशियल एनर्जी माइनस द नेगेटिव ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल गिव यू फोर्स। ठीक है, तो हियर u इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एंड x इज कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। तो वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसका एक फंक्शन होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 by r पे डिपेंड करती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh या mgx वेयर x इज द हाइट। और अगर आप स्प्रिंग मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये सारे फंक्शंस हैं पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो फंक्शन होता है वो इस तरह की होती है कि भाई फोर्स वहां से जो हम ड्राइव करते हैं इस तरह की होनी चाहिए कि जो अगर फोर्स आपने वहां से ड्राइव करी है ना, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके फोर्स आ जाती है, वो फोर्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड ना करे। अगर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्प्लेस भी करते हैं, जैसे इन दोनों के ओरिजिन डिफरेंट है, तो दोनों ही केसेस में फोर्स हमारे पास सेम आनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं हो, क्योंकि हमने न्यूटन लॉ से पढ़ा कि जो फोर्स है वो फ्री स्पेस कुछ नहीं करती, फ्री स्पेस यूनिफॉर्म है। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म अब पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है, x1 x2 पे, x1 डैश x2 डैश पे। तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू लिखोगे तो कुछ और आएगा इन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, और अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आप इन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखोगे तो कुछ और आएगा। लेकिन वो फॉर्म ऐसी होनी चाहिए कि उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स दोनों ही केसेस में सेम आए। अगर फोर्स दोनों ही केसेस में सेम आ जाएगी तो वहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई जो स्पेस है वो कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रही, एंड वी कैन प्रूव थर्ड लॉ आल्सो। और थर्ड लॉ अगर प्रूफ हो गया तो वहां से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रूफ हो जाएगी। तो लेट अस राइट दिस स्टेटमेंट। द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी should be such that the force derived from it using 1, ठीक है, is independent, that should not depend upon the inertial frame of reference, should independent of inertial frames of reference which are displaced, जो अभी हमने डिस्प्लेस किए हुए हैं, which are displaced linearly, हमने एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेस किए हुए हैं लीनियरली फ्रॉम ईच अदर। तो दिस इज द फंडा। अब हम वो फॉर्म एक जनरल कंसिडर करेंगे और फिर उसको प्रूव करेंगे। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक स्मॉल b है, तो अब हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। x1 डैश इज एक्चुअली x1 प्लस b और x2 डैश इज एक्चुअली x2 प्लस b, जैसे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में करते थे। ठीक है, तो दिस विल बी ट्रू जो भी हमने लिखा, दिस रिक्वायरमेंट इज नीडेड अगर स्पेस यूनिफॉर्मली हमने अज्यूम करी हुई है। ठीक है, तो इफ b इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रेम S with respect to S dash along x axis, then we can write x2 dash as x2 plus b and x1 dash as x1 plus b। ठीक है, हमने इस फ्रेम को रिप्लेस थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हुआ है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। x1 x2 क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, तो नाउ लीनियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पेस जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, ये स्पेस की प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। लीनियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पेस डिमांड्स क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग,
कि द फोर्स इज इंडिपेंडेंट, बार बार बता रहा हूं, द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे अभी हम। देखिए इनर्शियल फ्रेम्स हैं, एक है एस, एक है एस डैश, ठीक है। पार्टिकल के ऊपर हम फोर्स मेजर कर रहे हैं फ्रॉम बोथ द फ्रेम्स। हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी ऑलरेडी ये चीज प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। दो पार्टिकल्स हैं P1 और P2। P1 की ही अगर बात करें, वहां पर फोर्स लग रही है एफ ऑफ एक्स, वहां पे जो फोर्स लग रही है उसको हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम टू फ्रेम्स, यहां से भी मेजर कर रहे हैं और यहां से भी मेजर कर रहे हैं। और आपको पता है कि द फोर्स इज इनवेरिएंट, ये हमने वैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से भी प्रूव कर दिया हुआ, बट यहां पर लीनियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पेस से हम ये प्रूव कर रहे हैं कि चाहे कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शंस डिफरेंट हो, बट जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लीनियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पेस ये कंफर्म करती है कि जो फोर्स है वो दोनों फ्रेम से सेम लगेगी। ये चीज हम एक्चुअली प्रूव करना चाहते हैं, और अगर ये प्रूव कर देंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम वहां से बन जाएगा दूसरे पार्टिकल के लिए जब लिखेंगे। तो यहां पर क्या कर रही है, द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, ये डिमांड है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? देखो इसको मैथमेटिकली लिखने का मतलब है कि एफ एक्स जो है, जो फोर्स है ऑन द पार्टिकल लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज इक्वल टू माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। ये अभी हमने लिखा, एक्स इज द कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, लेकिन अगर आप एस डैश से लिखो तो क्या होना चाहिए, माइनस यू डैश बाय यू एक्स डैश, तब भी सेम फोर्स आनी चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं। यू डैश डिफरेंट हो सकता है, उसकी फंक्शनल फॉर्म डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसको चेंज करने से इधर भी चेंज आ जाएगा कोऑर्डिनेट में, लेकिन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर वुड बी सेम, ये होना चाहिए। तो हेयर यू एंड यू डैश आर टू पोटेंशियल एनर्जीज फ्रॉम टू फ्रेम्स, जो दो फ्रेम्स हमने मेजर करी, ठीक है, यूज किए हैं। ये हमारी कहानी है, ठीक है, ओके। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो यू की फॉर्म है वो कैसी होनी चाहिए, द पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, दैट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, ठीक है। तो उनके कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है। अगर आपको ये चीज पता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है चार्जेस की, दैट इज U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R, है ना। अब R सेपरेशन है, अगर आप किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू इसको मेजर कर रहे हो ना, तो यहां से आप पोजीशन वेक्टर बनाओगे एक, लेटर सपोज R1 वेक्टर, फिर दूसरे पार्टिकल का बनाओगे ये वाला, लेटर सपोज R2 वेक्टर। तो ये जो R होगा दैट इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है ना। ये जो R है, वेक्टर्स आपको ट्रायंगल हो तो आता ही है लगाना अभी। तो ये जो स्मॉल r है ये एक्चुअली इसके बराबर है ना बच्चों। तो मतलब दो पार्टिकल्स की जो सेपरेशन है, उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वन फ्रेम, और अगर कोई और फ्रेम ले लोगे यहाँ पे दूसरा फ्रेम, उसके विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हो जाएंगे, वेक्टर्स डिफरेंट हो जाएंगे, ये चीज चेंज हो जाएगी। लेकिन इसके चेंज होने से यू चेंज होगा, दैट इज ट्रू। होना क्या चाहिए, जब हम इस यू को डिफरेंशिएट करें तो फोर्स सेम आनी चाहिए दोनों ही केसेस में, ये हम एक्चुअली प्रूफ करना चाहते हैं। तो इसलिए दो अलग अलग सिस्टम से हमने पोटेंशियल एनर्जी बनाई। अब यहां पता चल रहा है कि U इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। देखो यहां से इस एग्जांपल से ये चीज आपको समझ आ रही है कि U कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, चाहे आप ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो तब भी, चाहे आप स्प्रिंग मास सिस्टम वाली फोर्स ले लो तब भी उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस होता है उस पर डिपेंड करती है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो मतलब ये R1 R2 का फंक्शन है, यहां हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं, तो U विल बी ए फंक्शन ऑफ x1, x2। तो इस तरह की U की शेप होने वाली है। और नंबर 2, इट शुड बी ए स्केलर फंक्शन, क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। वी ओनली नीड दिस सेपरेशन, इसलिए मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लगा दिया, तो सिर्फ सेपरेशन चाहिए। तो इन दोनों कंसिडरेशंस को अज्यूम करके, ये जो होना चाहिए दोनों फैक्ट्स को कंसिडर करके, हम यहाँ पे U की फॉर्म बनाएंगे। तो वो U की फॉर्म होगी UX1 X2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2। अगर इतना ही छोड़ दें तो फिर प्लस माइनस का चक्कर बढ़ जाएगा ना, अगर x2 माइनस x1 तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो ये जस्ट हमने एक जनरल फॉर्म यहाँ पे कंसिडर कर ली, क्योंकि U एक स्केलर होना चाहिए और कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। तो इसको कंसिडर करके फिर हम एनालिसिस कर देंगे अभी इसका। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल P1 एंड P2, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है उस वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, दैट हैज टू डिपेंड
हैज टू डिपेंड, क्योंकि डेफिनेशन यही बोलती है ना पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, तो हैज टू डिपेंड ऑन देयर कोऑर्डिनेट्स, ऑन देयर कोऑर्डिनेट्स। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी यही है, और मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दे दी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यू कैन हैव द फॉर्म ऑफ x1, x2, इसका फंक्शन होगा, वो मैंने आपको समझा दिया मैंने। और फर्दर इट शुड बी ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसके साथ साथ ऑल्सो इट इज ए स्केलर, तो अगर ये स्केलर होना चाहिए, डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, तो उस केस में हम u को फाइनली ले लेंगे। देयरफॉर u x1, x2 जो हमारा फंक्शन है दैट इज एक्चुअली, ये जनरल फॉर्म मानी है मैंने, इस तरह की बहुत सारे फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, वो सारे पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। दो कंडीशंस हैं, एक तो x और x पर डिपेंड करे, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है साथ में, और साथ में वो स्केलर होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है। हमारे पास ये जो फंक्शन है ना ये वाला, इसमें भी अगर आप r को ध्यान से देखो ना, तो r इज द डिस्टेंस, तो r इज डिस्टेंस विच इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ समथिंग, है ना। r ये सिंपली डिस्टेंस है, तो वो भी स्केलर है, यहां पर भी स्केलर है। चलिए ये हो गया ना, तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s, क्योंकि हमने x1 x2 यूज किए हैं यहाँ पे। अब मैं u डैश लिखूंगा, देयरफॉर u डैश x1 x2 क्या होगा, उसमें x1 डैश होगा, x2 डैश होगा, वो क्या होगा, सेम यही फॉर्म बना दें अगर, तो x1 डैश माइनस x2 डैश का स्क्वायर होना चाहिए। अब हम यहाँ पर ये पुट करते हैं, x1 डैश किसके बराबर है, ध्यान से देखिए, x1 प्लस बी माइनस x2 डैश इज x2 माइनस बी हो गया, उसका स्क्वायर, बी कट गया, फिर से वही चीज आ गई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो मतलब ये डैश वाली टर्म एक्चुअली u x1 x2 के बराबर ही है। मतलब डिस्प्लेसमेंट से, लीनियर डिस्प्लेसमेंट करने से फ्रेम्स का पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्म है वो सेम रहती है, ठीक है। तो यहां से अभी प्रूफ हो गया कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब भी सेम फोर्स आ जाएगी, क्योंकि वो है ही सेम, इसको करेंगे तब भी सेम फोर्स आ जाएगी। तो लेट अस राइट, देयरफॉर अबव इक्वेशन शोज दैट, क्या शो करती है हमें, कि u इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसलेशन बी, उस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो फिजिकली इट मींस दैट कि अगर हम किसी सिस्टम को डिस्प्लेस कर दें, एग्जांपल समझेंगे, यही दो जो चार्जेस थे यहाँ पे पड़े थे ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है आर सेपरेशन है Q1 Q2, और वो एनर्जी है K Q1 Q2 बाय आर। चाहे आप इस ओरिजिन को डिस्प्लेस करके यहाँ कहीं बना दो ओ डैश, उसके विद रिस्पेक्ट टू भी कह रहा है सेम ही रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेस लीनियरली डिस्प्लेस करने से यू पे इफेक्ट नहीं आएगा। चाहे आप इस पूरे सिस्टम को यहाँ से डिस्प्लेस करके कहीं और ले जाओ, लेकिन रहना ऐसे ही चाहिए, सेपरेशन आ रही चाहिए, चार्जेस सेम ही चाहिए, तब भी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी मेजर करोगे सेम ही आएगी, है ना। तो ट्रांसलेशनल करने से पोटेंशियल एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं आता। देयरफॉर द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, forces of interaction between two particles in the two frames वो क्या हो जाएंगी, देखिए Fx फोर्स, अभी हम सेकंड फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1 लिख रहे हैं, तो दैट विल बी माइनस u बाय पार्शियल x1 and you can write minus u dash by partial बराबर, ठीक है। and if you write the force on first particle due to second, तो उसमें minus partial u by partial x2 आएगा, and that will be minus partial u dash by partial, मतलब ये चीज तो हम प्रूफ कर चुके हैं ना, तो हम दोनों पार्टिकल्स पे फोर्स लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो therefore
these things are equal. fx21 is equal to these, both equal to these two functions, and fx12 is equal to these two functions. ठीक है, इनके बराबर हैं. Now if u x1 x2 is equal to x1 minus x2 का होल स्क्वायर and u dash x1 dash comma x2 dash is equal to x1 minus x1 dash minus x2 dash का whole square, then the forces are independent and the forces are invariant. Forces are invariant. Now let us prove third law from here. अभी third law नहीं proof हुआ. तो if we take ये जो x1 माइनस x2 है ना, उसको हमने कोई और वेरिएबल u ले लिया. ये सेपरेशन है दोनों पार्टिकल्स के बीच में. x1 माइनस x2 इज द सेपरेशन. देन बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन fx21 अगर लिखना चाहते हो तो अभी मैंने लिखा था पार्शियल u बाय पार्शियल x1 लिखा था उसको. अब यहाँ पे हमने x1 माइनस x2 को फंक्शन ऑफ u बना दिया ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. ये कैपिटल U है, ध्यान देना, और पार्शियल स्मॉल u से डिवाइड कर दिया, पार्शियल स्मॉल u से मल्टीप्लाई कर दिया और पार्शियल x लिख दिया इसको x1 एज इट इज. मतलब ये सेम ही है स्टेटमेंट, जस्ट हमने क्या किया है, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. क्योंकि ऐसा भी समझ आ जाएगा. ये बन गया माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल स्मॉल u, ये जो नया वाला वेरिएबल है. और ये जो टर्म है यहाँ पे हेयर, अगर आप u को विद रिस्पेक्ट टू x1, इस चीज को विद रिस्पेक्ट टू x1 डिफरेंशिएट करोगे तो वो 1 आएगा. क्यों, देख लीजिए, पार्शियल u बाय पार्शियल x1 का मतलब है हमें पार्शियल ओवर पार्शियल x1 करना है x1 माइनस x2 का, इसी चीज का करना है ना. तो जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कांस्टेंट होता है, दूसरा वाला कांस्टेंट होता है, और पहले वाले को विद रिस्पेक्ट टू x1 करोगे तो 1 ही आ जाएगा. तो इसलिए ये 1 है, इस चीज को हमने 1 पुट कर दिया. ये चीज आई मेरे पास. अब ऐसे ही मैं देखना दूसरे पार्टिकल, पहले पार्टिकल पे फोर्स लिखूंगा F12. उसका ये बेसिक फॉर्मूला है माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल x2, और दिस विल बी रिटन एज, इसको भी पार्शियल स्मॉल u से और पार्शियल स्मॉल u से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना आपको. ठीक है, यहाँ एक माइनस साइन है और इसकी वैल्यू -1 है. देखिए ये चीज जो है, अगर आप इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x2 पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू -1 है. मैं यहाँ लिखता हूँ -1 है, तो ये एक माइनस माइनस प्लस हो गया, पार्शियल u बाय पार्शियल स्मॉल u बना, बिकॉज दिस थिंग इज -1. आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो विद रिस्पेक्ट टू x2 तो -1 आएगा. अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस को, रिलेशन देखिए, यहाँ पर ये टर्म माइनस ऑफ पार्शियल u बाय पार्शियल स्मॉल u है और ये प्लस है. तो यहां से फ्रॉम a एंड b वी कैन राइट तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट आ गई विद नेगेटिव साइन. दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. और अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूफ कर चुके हो आप तो मतलब द सम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा इज आल्सो कांस्टेंट. तो ये सारी कहानी है. हाँ जी, तो ये सारी कहानी है जिसमें हमने ये पढ़ा कि लीनियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पेस से, कि अगर हम डिस्प्लेस करके पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करें और वहां से फिर फोर्स कैलकुलेट करें तो फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, बट द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द फोर्स, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स फाइंड करोगे, जो कि बेसिकली हम ऐसे ही करते हैं, वो फोर्स सेम रहनी चाहिए. स्पेस को डिस्प्लेस करने से फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड एंड फोर्स ऑन द सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट, दोनों ही इक्वल एंड ऑपोजिट रहेंगी. तो थर्ड लॉ वहां से प्रूफ हो गया. थर्ड लॉ से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को लिख दिया. तो हेंस द लीनियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्री स्पेस gives rise to law of conservation of linear momentum. उसकी वजह से linear momentum जो है हमारे सामने आता है. ठीक है, वाया थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो तो है ही है. तो ये फर्स्ट हमने प्रूव किया. Therefore linear uniformity of free space
gives rise to conservation of linear momentum of system via third law. चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं, पहले अगला बाद में। देखिए एक छोटी सी एग्जांपल देखिए कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन है वो थर्ड लॉ को अगर ओबे कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, तो उसको हम बोलते हैं कि ये पोटेंशियल जो है इट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लीनियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पेस, ठीक है, और वो थर्ड लॉ को ओबे करता है। हमारे पास बहुत तरह के पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शंस हो सकते हैं और जिन पे प्रॉब्लम भी पूछी जाती हैं। जैसे मैं अभी एक प्रॉब्लम आपको करवा रहा हूँ, कह रहा है कि मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स जो पड़े हुए हैं Z1 और Z2 कोऑर्डिनेट्स पे, ये दो पार्टिकल्स हैं, एक का कोऑर्डिनेट ओरिजिन से Z1 है और दूसरे का कोऑर्डिनेट ओरिजिन से Z2 है। ये Z एक्सिस मान लो आप, ठीक है, Z एक्सिस ऐसे मान लेते हैं ऊपर, दिस इज X, दिस इज Y, ठीक है। वो कह रहा है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी मान लो वो इस फॉर्म की है, A इंटू Z2 माइनस Z1 प्लस B बाय Z2 माइनस Z1। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन एंड वी हैव टू चेक कि भाई ये जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या वो लीनियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पेस को सेटिस्फाई करती है और नॉट। तो प्रूव दैट और चेक दैट this potential energy satisfies the requirements of uniformity of space and is in accordance विद थर्ड लॉ। देखो सारी पोटेंशियल एनर्जीज नहीं करती, ये भी याद रखना, ठीक है। बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं हमारे पास, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस, जैसे मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल दी, जैसे K Q1 Q2 बाय R जो है ये भी थर्ड लॉ को ओबे करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस G M1 M2 बाय R ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ K X स्क्वायर है ना, U mgx है। ये सब डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म्स जो हैं ये सब ओबे करती हैं यूनिफॉर्मिटी, लीनियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पेस को, जो एक प्रॉपर्टी है स्पेस की, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करती हैं, या लीनियर भी डालते हैं। तो अब आप कैसे चेक करोगे? अभी जो मैंने आपको करवाया वही एनालिसिस आपने करना है। यहाँ पे हमने हमें F21 कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला है माइनस पार्शियल U बाय पार्शियल Z1। बस इसको विद रिस्पेक्ट टू Z1 डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, और फिर हमें क्या करना है, F12 जब कैलकुलेट करना है दैट इज पार्शियल U बाय पार्शियल Z2, और फिर इसको Z2 के विद रिस्पेक्ट टू करना है। और हमें रिलेशन क्या चाहिए, लास्ट में जो भी इसका आंसर आए वहाँ एक माइनस साइन आ जाए तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज नहीं सेटिस्फाई करता, सीधी सी बात है, ठीक है। ऐसे चलना है। तो इसको चेक करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करके दिखा देते हैं आपको। माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल Z1 ब्रैकेट में लिख लिया A Z2 माइनस Z1 प्लस B कांस्टेंट, A कांस्टेंट है, Z2 माइनस Z1 की पावर -1। तो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। देखो माइनस साइन बाहर रहने दो, A भी आ गया। इसको जब आप इस पे ऑपरेट करोगे, पहले Z2 पे डिफरेंशिएट होगा, Z2 इज कांस्टेंट, उसको 0 कर दिया, फिर Z1 पे जाएगा -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक ये वाला माइनस है, A बाहर आ गया, ये टर्म जब Z2 पे एक्ट करेगी तो 0, क्योंकि Z2 इज टेकन एज कांस्टेंट, इस केस में पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, और माइनस साइन आ गया और साथ में 1 आ गया, प्लस अब फिर ये माइनस साइन है तो वो वाला -1 मैं लगा देता हूँ B, ये वाला माइनस और ये B लगा दिया। इसको डिफरेंशिएट करना भी मुझे, इसकी पावर -1 है तो एक -1 आगे आएगा, Z2 माइनस Z1 एज इट इज रहेगा, उसकी पावर -2 होगी, और फिर ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है इसकी 0 और इसकी -1। ओके, यहाँ पे कितने सारे माइनस हैं, इसको पहले हम लिख लेते हैं A प्लस, यहाँ माइनस 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 3 बार है तो -B लिख देते हैं यहाँ पे, -B, और उसके साथ ये है फैक्टर जो नीचे चला जाएगा, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो A माइनस B अपॉन Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई।
नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू Z2। देखिए ध्यान से, Z2 के विद रिस्पेक्ट टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा माइनस पार्शियल U बाय पार्शियल Z2। देखिए क्या आएगा, बहुत आसान है, हमें करना है इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। वैसे ही सेम वैसे ही करेंगे। देखो इसको विद रिस्पेक्ट टू Z करेंगे, माइनस A आ गया, Z2 के अब प्लस आएगा, +1 आएगा इसके साथ, क्योंकि Z2 के साथ पॉजिटिव साइन है तो इसलिए 1 आएगा, वहां -1 आ रहा था। ओके, अब फिर ये वाला माइनस अंदर चला गया, -B कर दिया मैंने, एक ये -1 आगे आ गया, वो सेम टर्म आ जाएगी उसकी पावर -2। अब फिर जब ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करोगे 1 आएगा। अब आप देख सकते हो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा और A -B डिवाइड बाय Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ये चीज बन जाएगी। हाँ जी, ये F12 है और इसको लिख देते हैं फिर F12, ठीक है। ये पूरा इज इक्वल टू माइनस, यहां से उठा लिया मैंने, माइनस ऑफ दिस फैक्टर, ये वाला फैक्टर देख लीजिए, ये है 2 1। तो देखिए थर्ड लॉ प्रूफ हो गया, मतलब ये पोटेंशियल फंक्शन जो है लीनियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पेस को सेटिस्फाई करता है।